नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल सीरीज ये बजट नहीं आसान। मैं हूं आशुतोष ओझा और हमारे साथ हैं बेहद ही खास मेहमान भारत सरकार के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग। ब्यूरोक्रेसी में अहम जिम्मेदारी संभाल चुके सुभाष चंद्र गर्ग भारतीय अर्थव्यवस्था पर पैनी नजर रखते हैं। एक ब्यूरोक्रेट के रूप में उनका कामकाज और नजरिया काफी दूरदर्शी रहा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आशुतोष, सब ठीक हैं? सर फाइन फाइन सर फाइन। सर, आज हम आपसे समझेंगे अर्थव्यवस्था के मौजूदा हालात, उसकी चुनौतियां और आगामी बजट में अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने के लिए जो संभावनाएं दिख रही हैं उसके बारे में। तो सर, हम अपना सवाल इसी से शुरू करते हैं कि अब जो मौजूदा हालात है उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत आप किस तरह देख रहे हैं? जो दूसरी तिमाही के जीडीपी के नंबर आ रहे हैं उससे साफ पता चलता है इकोनॉमी में कहीं ना कहीं सुस्ती आ रही है। तो ये बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत अहम सवाल है। आरबीआई ने भी ये कहा कि तीसरी और चौथी तिमाही जो है उसमें ग्रोथ रेट घट के 4.5% से 4.4% और 4.3% से घट के 4.2%। मैंने कुल मिला के सेकेंड हाफ जो होगा हमारा इस साल का 2022-23 का, उसमें देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर जो है वो सिर्फ 4.3% होगी। 4.3% की वृद्धि दर जीडीपी में हमारे देश के लिए, जिसकी पॉपुलेशन अभी भी काफ़ी ग्रो कर रही है और जो इकोनॉमी के पायदान में, ग्लोबल इकोनॉमी के पायदान में पर कैपिटा इनकम से और टोटल इकोनॉमी के साइज़ को अगर देखें तो काफ़ी पीछे है, उसके लिए ये ग्रोथ रेट बहुत कम है। इसलिए मैं तो ये मानता हूँ कि हमें वो सारी नीति अपनानी चाहिए, वो सारे कदम उठाने चाहिए जिससे हमारी जो ग्रोथ रेट है वो कम से कम 8-9% बनी रहे। बेस इफेक्ट जैसे आपने भी जिक्र किया कि पहले क्वार्टर में 13.5% ग्रोथ आ गई। वो 13.5% ग्रोथ नहीं थी इकोनॉमी की, वो इस कारण से इसका बेस इफेक्ट था। तो कुल मिला के अंडरलाइंग जो मोमेंटम है देश की अर्थव्यवस्था का, जीडीपी का, वो बड़ा स्लो मोमेंटम है। इसी तरह से दूसरा, भले ही ग्लोबल इन्फ्लेशन रेट कभी क्या कुछ भी हो, लेकिन अपने देश की जो इन्फ्लेशन रेट है वो लगातार 6% से ऊपर बनी हुई है। तो उसकी भी हमें चिंता करनी चाहिए। तो कुल मिला के मैसेज हमें जो लेना चाहिए इस समय जो देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति है कि अभी मुश्किलात के समय हैं और अच्छे पक्के डिसीजन लेने ज़रूरी हैं ताकि हम देश की अर्थव्यवस्था को तेज़ गति से के पायदान पे डाल सकें। सर, हम अपनी अर्थव्यवस्था पर तो इस चर्चा को आगे और बढ़ाएंगे, लेकिन हम एक टेक आपका लेंगे ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर। दुनिया भर के बाजारों में उथल पुथल है। पिछले तकरीबन हम 10-12 महीनों से एक जियोपॉलिटिकल टेंशन भी देख रहे हैं। यूरोप में और अमेरिका जैसे देशों में महंगाई दर 4 दशक के टॉप पर है। ग्रोथ वहाँ भी धीमी है और वहाँ एक और ट्रेंड है कि वहाँ ले ऑफ शुरू हो रहा है। तो अब इससे साफ है कि ग्लोबल इकोनॉमी में मंदी की बातें की जाए। अब इसका असर हमारे अर्थव्यवस्था पर किस तरह पड़ने जा रहा है? जो आपका सवाल है इसमें दो पक्ष हैं। एक तो जो विश्व की अर्थव्यवस्था है, ग्लोबल इकोनॉमी है, वो कैसे काम कर रही है, उसकी क्या हालात हैं, और दूसरा उस पे हमारी देश की इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ता है और हम उसको किस तरह से मैनेज करना हमें चाहिए। तो जो पहला पक्ष जो आपने उठाया उसमें देखिए, ये देखने की बात होती है कि दुनिया में ज़्यादातर जीडीपी जो है वो विकसित राष्ट्रों की है, अमेरिका की है, अब चाइना भी एक तरफ विकसित की तरफ बढ़ चुका है। तो लगभग करीब अगर आप देखें तो 70% 75% जीडीपी तो केवल विकसित राष्ट्रों की है। और ये राष्ट्र विकसित हो चुके हैं, इनकी जीडीपी की ग्रोथ इतनी हो चुकी है कि अब ये कई सालों से कंपैरेटिवली, तुलनात्मक रूप से बहुत कम ग्रोथ रेट पे आगे बढ़ रहे हैं। अब जैसे अमेरिका की अगर आप पिछले 10-12 साल की ग्रोथ रेट देखें या यूरोप की ग्रोथ रेट देखें तो ये 2-2.5-3% ही आती है। जापान तो पिछले 15-20-25 साल से एक तरह से रिसेशन में से ही चल रहा है कि उसकी ग्रोथ रेट तो बहुत ही कम है।
और जब ये बहुत ग्रोथ कम। रेट होती है और उनके यहाँ पे जो सेविंग्स है वो बहुत बढ़ गई हैं, असेट्स भी उनके साथ बहुत बढ़ गई हैं, तो उनके यहाँ इन्फ्लेशन जो है वो करीब करीब खत्म हो गया था पिछले 20 साल से अगर देखें डिफ्लेशन तो। की हालत, हाँ, कई खत्म देशों हो में गया। डिफ्लेशन के भी। बल्कि उनके कुछ राष्ट्रों में तो इंटरेस्ट रेट नेगेटिव में चली गई थी, नेगेटिव चली, माइनस में बिल्कुल interest बिल्कुल, rate। माइनस में चली। ये बताता है कि उनकी जो सेविंग्स हैं, उनका जो एक्यूमुलेटेड असेट है वो बहुत ज़्यादा है, उसके मुकाबले जी क्रेडिट की डिमांड जो है वो कम है। और ये देश तो ये चाहते थे कि किसी तरह से उनके यहाँ 2% इन्फ्लेशन हो, लेकिन ये कोविड के समय में जो नीति अपनाई इन देशों ने, जिसमें बहुत ज़्यादा फिस्कल एक्सपांशन किया, मॉनेटरी एक्सपांशन भी बहुत ज़्यादा किया, और उस फिस्कल एक्सपांशन के कारण से जो लोगों के पास डिमांड इनकम हो गई, उससे उन्होंने की डिमांड बहुत बढ़ गई और इन्होंने सारी दुनिया से इंपोर्ट वगैरह करके उस डिमांड को पूरा करने की कोशिश की। अब उससे एकदम से इन राष्ट्रों में एक तो सप्लाई शॉक से और दूसरा ये डिमांड का जो शॉक हुआ, एक तरह से एक्सपांडेड डिमांड का, उसके कारण से इन देशों में इन्फ्लेशन आया है। अब ये हालत हो रही है 1.5 साल बाद। अब तो उन्होंने बंद कर दी अपनी फिस्कल एक्सपांशनरी पॉलिसीज भी खत्म कर दी, अब ये मॉनेटरी पॉलिसी भी टाइटन कर रहे हैं, लेकिन जो इन्फ्लेशन की जिस तरह से काम करता है, उसमें इसके जो सेकंड राउंड के इफेक्ट आते हैं कि इन्फ्लेशन होने के कारण से वेजेस बढ़ती है, इन्फ्लेशन होने के कारण से जो इंटरेस्ट रेट्स हैं कंपनियों की वो कॉस्ट बढ़ती है। अभी उस स्थिति में इन्फ्लेशन चल रहा है। मेरा अपना अनुमान ये है कि इन देशों में ग्रोथ जो इनकी नॉर्मल ग्रोथ थी 2-2.5-3%, मैक्सिमम 4%, इसमें ये अगले साल तक आ जाएंगे। और जो इन्फ्लेशन है वो भी काफ़ी हद तक इनके पास घट के ये जो 3 या 4% की रेंज में आ जाएगा। 2% में तो अभी लगता है कि और 2-3 साल लगेंगे, लेकिन 3-4% में ये स्थिति। और इसमें अगर ये एक जो बड़ा फैक्टर जिसके कारण से इन्फ्लेशन बढ़ा वो ये है कि यूक्रेन और रशिया की जो वॉर हुई, उससे एनर्जी सप्लाई जो है वो ऊर्जा जो सप्लाई है उसमें काफ़ी ज़बरदस्त डिसरप्शन आया। इस समय आप देखते हैं कि यूरोप में पेट्रोलियम से ज़्यादा गैस सप्लाईज के कारण से जो अनसर्टेनिटीज पैदा हुई, रशिया पे से बहुत गैस आती थी इनमें, वो फ्यूल के रूप में इस्तेमाल होती थी, वो सप्लाई जब डिस्टर्ब तो उनकी एनर्जी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब तक एक तो ग्लोबल डिमांड रिसेशन की तरफ जा रही है ग्लोबल इकोनॉमी, और उसके कारण से डिमांड घटने से अब ऑयल इकोनॉमी तो पूरी तरह से नॉर्मलाइज सी होती नजर आ रही है, लेकिन गैस इकोनॉमी जो है उसमें अभी थोड़ा समय और लगेगा। तो ये इन्फ्लेशन हाँ, इसका यूरोप पे असर भी दिख रहा है, यूरोप की अर्थव्यवस्था में इसका साफ साफ असर देखा भी जा रहा है। लेकिन हमें, जहाँ दूसरा पक्ष जो आप कह रहे थे कि हम पे क्या असर पड़ता है, हम पे बहुत ज्यादा इसका एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ा, केवल 2 चैनल्स को छोड़कर। एक तो पहले तो हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़े, उसके कारण से देश में भी डोमेस्टिक सप्लाई में प्रॉब्लम रही, तो इन्फ्लेशन होलसेल में जो आपने देखा वो होलसेल इन्फ्लेशन उसके कारण से आया। दूसरा, हमारे यहाँ पे भी शुरू में ये गैस की और पेट्रोलियम प्राइसेस की बढ़ोतरी हुई, क्योंकि वो सप्लाईज डिसरप्ट हो गई। अब पेट्रोलियम प्राइसेस तो करीब करीब ठीक ठाक हो गई हैं, नॉर्मल की तरफ आ गई हैं। गैस का हम पे अभी भी थोड़ा इम्पैक्ट है। इसी तरह से जो बाकी और कमोडिटीज थी, चाहे वीट हो चाहे राइस हो, वो भी नॉर्मलाइज हो गई। तो मेरा अपना मानना ये है कि ग्लोबल फैक्टर्स के कारण से हिंदुस्तान की ग्रोथ पे तो थोड़ा सा एडवर्स इफेक्ट अभी भी चलता रहेगा, क्योंकि अब हमारे एक्सपोर्ट्स घटेंगे। अब आप देख रहे हैं कि अक्टूबर में 16% एक्सपोर्ट घटे, आने वाले समय में और घटेंगे एक्सपोर्ट्स हमारे। और पूरे साल की अगर एक्सपोर्ट की गति देखें तो इस बार मुश्किल से 0% से 5% से ज़्यादा पूरे साल भर की एक्सपोर्ट ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन हमारा जो इंपोर्ट है वो काफ़ी स्टिकी है, उसमें उतनी कमी नहीं आएगी। उसके कारण से हमारा जो ट्रेड अकाउंट पे डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा रहता है। इन्फ्लेशन और अपने महंगाई भी इंपोर्ट कर रहे हैं, कुछ न कुछ उसके चलते महंगाई भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। महंगाई में अगर आप देखेंगे तो होलसेल इन्फ्लेशन हमारे यहाँ घटना शुरू हो गया है।
डबल डिजिट से अब सिंगल डिजिट में हम सिंगल डिजिट में आ गया। अगले 4-5 महीने में होलसेल इन्फ्लेशन मेरे अनुमान के हिसाब से 5-6% पे आ जाएगा। लेकिन रिटेल इन्फ्लेशन जो है उसका ग्लोबल सप्लाईज पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, फ्यूल को थोड़ा सा छोड़ के। वो अभी भी हमारा हाई लेवल पे है वो डोमेस्टिक इकोनॉमी पे ही डिपेंडेंट है। हमारी सीरियल्स की कैसी पैदावार है, हमारे यहाँ स्पाइसेस की कैसी, मिल्क इकोनॉमी का क्या हाल है, प्रोटीन्स इकोनॉमी का क्या हाल है, कपड़ों का क्या हालत है, रेंट्स वगैरह की क्या स्थिति है। तो मेरे अपनी समझ के हिसाब से जो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन है उस पे हमें अभी काफी समय तक चिंता वाली स्थिति से गुजरना। सर आपने बहुत बारीकी से एक बात कही कि विकसित देशों में जो महंगाई का लेवल है या जो ब्याज दरों का लेवल है वो अब चूंकि इतने विकसित हैं कि वहाँ महंगाई उन लोग देशों ने डिफ्लेशन का भी सामना किया। तो भारत जैसे देश में जब हम बात करते हैं लोगों की परचेजिंग पावर की, लोगों की खरीद क्षमता की, और एक तरफ उनकी खरीद क्षमता घट रही है, हम देख रहे हैं कि जब लगातार महंगाई बढ़ रही है, ब्याज दरों पर को लेकर केंद्रीय बैंक जो है आक्रामक रवैया अपनाए हुए है। तो लेकिन एक सर देखें कि जब हम लोगों की इनकम बढ़ाएंगे तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इनकम लोगों को बनी रहे, हाथ में पैसा आता रहे, इसके लिए थोड़ी बहुत महंगाई भी जरूरी है? तो ऐसे में जो एक हम 4% ±2 का फार्मूला लेकर चले आ रहे हैं पिछले कई सालों से, क्या उसमें भी बदलाव की जरूरत है? देखिए, इन्फ्लेशन का तो बहुत खराब प्रभाव पड़ता है जो हमारे गरीब वर्ग हैं और मध्यम वर्ग हैं, उन पे सबसे ज्यादा खराब प्रभाव पड़ता है। जो भी जिनकी भी आमदनियां जो हैं वो इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड नहीं है, उन सब की स्थिति पे इन्फ्लेशन का बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। अब जरा आप उम्मीद करिए कि जो हमारी जो बॉटम ऑफ द पिरामिड पे जो लेबर क्लास है, जो डेली बेस उनके लिए तो बहुत चैलेंजेस है, वो 80% 85% है, उनकी आमदनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट अभी भी आप देखें तो रूरल वेज रेट जो है वो घट रही है, MNREG वगैरह की वेज रेट जो है वो समान है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो और जबकि इन्फ्लेशन से वो जो चीज खरीदते हैं, एसेंशियल कमोडिटीज हो, चाहे मकान वगैरह का हो, चाहे फ्यूल हो, उसमें उनकी लागत बढ़ गई। तो इफेक्टिवली उनकी डिमांड तो कम हो गई है। पहले जो उनको 100 रुपए में मिल जाता था, 1000 रुपए में मिलता था, अब उसका 10% कम मिलता है, राइट। तो उन्होंने तो अपना कंजम्पशन काट दिया और उनकी डिमांड कम हो गई। जो इन्फ्लेशन में जिसकी डिमांड आ रही है वो जो संपन्न वर्ग है, जिसके आपने वही बात बोली जो मैं आपसे समझना चाहता था। बिल्कुल सही बात बोली कि जो हम बार एक तर्क दिया जा रहा है कि इन्फ्लेशन भी जरूरी है महंगाई में, लेकिन भारत जैसे देश में हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि भारत जैसे जो देश है, जो एक इमर्जिंग देश है, विकासशील देश है, उसमें महंगाई कितनी जरूरी है। क्योंकि आज एक RBI गवर्नर की कमेंट्री में भी मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अब रूरल डिमांड में रिकवरी आ रही है, तेजी आ रही है, बढ़ रही है। तो ये भी अपने आप में एक खैर समझने वाली बात है। सर अब थोड़ा सा हम बात जी सर नहीं, इसमें एक थोड़ा सा आप थोड़ा ध्यान से देखें, रूरल डिमांड में अभी बहुत अच्छी तरह से गति नहीं आई है। रूरल डिमांड आपके डिपेंड करती है कि आपके पास एग्रीकल्चर से कितनी इनकम आ रही है, एग्रीकल्चर, और दूसरा आपके पास सरकार से सपोर्ट आपको कितना मिलता है। उन दोनों फैक्टर्स में उनकी रियल इनकम्स में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, और मैंने जैसे कहा वेजेस में उनकी बढ़ोतरी नहीं है। नहीं, तो अभी हाँ, रूरल डिमांड तो एक्चुअली अभी सबड्यूड है, कम है, अर्बन डिमांड बढ़ रही है। मैंने कमेंट्री पे ये बात सुनी तो मैंने कहा इसका भी जिक्र करते चले हम बातचीत में। सर एक अब चूंकि बजट की तैयारियां शुरू हुए हैं पूरी तरह से, और जो पक्षकार जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके साथ एक मीटिंग हो चुकी है। हम यदि पिछले बजट की बात करें तो सरकार का एक इंफ्रा पे काफी फोकस रहा है, और कुल यदि हम आउटले देखें तो तकरीबन 40 लाख करोड़ के आसपास का खर्च का प्लान था सरकार का। अब जो अगला बजट है और ये जो सामने चुनौतियां हैं, उसको लेकर अब आपका आकलन क्या कहता है कि अगले बजट में किस चीज पर सरकार फोकस कर सकती है और करना चाहिए? सरकार के बजट की को पूरा समझना जरूरी है। सरकार का जैसे आपने कहा करीब 40 लाख करोड़ का बजट है।
लेकिन सरकार तकरीबन 14-15 लाख करोड़ तो सरकार उस पर खर्च करती है जिस पे उसका कोई नियंत्रण नहीं है, जिससे आज लोगों को कोई फायदा नहीं होता। 9-10 लाख करोड़ तो ब्याज में चला जाता है, 2-3 लाख करोड़ पेंशन्स में चला जाता है, 3-1 लाख करोड़ जो है वो राज्यों को उन स्कीम्स में चला जाता है जो मैंडेटेड हैं। फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया कि भाई आपको लोकल बॉडीज के लिए ग्रांट देनी है या डिसास्टर के लिए, तो ये सरकार के पास जो इफेक्टिव बजट है वो तकरीबन 25 लाख करोड़ था लास्ट ईयर। अब 25 लाख करोड़ में से अगर सरकार 7 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पे या कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च करती है तो वो बड़ी बात है। और उस बड़ी बात के पीछे कि भाई ये मान्यता है कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, तो उससे आपकी इकोनॉमी को गति मिलती है, मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है कि अगर आपने रेलवे लाइन बनाई या आपने सड़क बनाई तो उस सड़क से जो और गतिविधियां हैं, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है, व्हीकल इकोनॉमी बढ़ती है, पैसेंजर मूवमेंट बढ़ता है, और गुड्स की सप्लाई बढ़ती है, लॉजिस्टिक्स बढ़ती है। तो इसके पीछे लॉजिक बिल्कुल सही है और उसके हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। लेकिन अपने यहाँ की जो स्थिति है कि हमारे पास 25 लाख करोड़ का बजट है और हम 16 लाख करोड़ कर्जा लेते हैं, तो हम एक्चुअली अपनी सरकार की आमदनी से आज इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। आमदनी से हम कर्जे से लेके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और कर्जे की इकोनॉमी पे अगर आप जब ध्यान दें तो इन इन्वेस्टमेंट्स में जो सरकार इन्वेस्टमेंट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में, उसमें रिटर्न सरकार के पास नहीं है। देखिए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग 3 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा, 4 चीज़ों पे ज़्यादा खर्च करते हैं। लगभग 80-85% हमारा कैपिटल बजट है वो 4 चीज़ों पे चला जाता है। एक तो है हमारा रोड पे, 1.5-2 लाख करोड़ तो हम रोड्स पे खर्च कर देते हैं। इसी तरह से रेलवे पे है 1.5-2 लाख करोड़ रेलवे पे खर्च कर देते हैं। करीब 1.25 से 1.5 लाख करोड़ हम आर्मामेंट्स पे, जो हमारी डिफेंस है, उस पे खर्च करते हैं। और 25-30 हज़ार करोड़ जो है उसमें अगर आप ये टेलीकॉम का और मिला लो तो करीब 1 लाख करोड़ जो है वो हम मेट्रो पे और टेलीकॉम वगैरह पे खर्च कर देते हैं। ठीक है, इन चारों सेक्टर्स पे अगर आप गौर से नजर देखें तो इन चारों सेक्टर्स में सरकार को नुकसान है, कोई रिटर्न नहीं आता। रोड पे मोटा मोटा 1 किलोमीटर रोड सरकार बनाती है, 25 से 30 लाख रुपए खर्च करती है, करोड़ रुपए खर्च करती है, और उस पे उसको 10 करोड़ रुपए का पर किलोमीटर पे खर्च होता है, नुकसान हो जाता है। इसी तरह से रेल जो है उसमें भी रेलवे तो पूरी तरह से नुकसान का सौदा है, वो तो अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही नहीं कवर कर पाती। मेट्रोज में जो इन्वेस्टमेंट है उस पर भी आपका डिफेंस तो बाय इट्स ओन नेचर, जैसे इसकी नेचर है डिफेंस तो खर्चा ही है, उसमें तो इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसी तरह से MTNL BSNL में अगर आप जो इक्विटी डाल रहे हैं उस पर आपको कोई रिटर्न नहीं आता, वो लगातार नुकसान दिए जा रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट, एक तरह से मल्टीप्लायर इफेक्ट तो पॉजिटिव इफेक्ट हुआ, लेकिन जो ड्रैग इफेक्ट आता है, आपने जो डेट पे लेके और ये नुकसानदायक इन्वेस्टमेंट किया, उससे इकोनॉमी पीछे आती है। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सरकार खर्च करती है उसका बहुत ज्यादा उपयोगी प्रभाव देश की इकोनॉमी में पड़ता हो, ऐसा नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसे बजट में इस बार ऐसा हो सकता है कि जिससे जिन चीज़ों को आप, जिन कंसर्न की आप बात कर रहे हैं, उनका एड्रेस करने के कुछ संकेत मिलेंगे, या फिर हम एक मान के चलेंगे कि सरकार जो एक प्री डिसाइडेड तो नहीं कहेंगे इसको, कि मतलब जो पहले से चली आ रही तैयारियां हैं उसी तैयारियों के साथ आगे बढ़ती चलेंगी? देखिए बजट में 2 चीजें होती हैं, एक तो जिसकी अपन बात कर रहे थे खर्चे की बात, कि आप एक्सपेंडिचर करके बजट का काम करते हैं, और दूसरा पॉलिसी निर्माण की बात करते हैं, पॉलिसीज की। तो जहां तक खर्चे की बात है तो सरकार की स्थिति काफी विकट है, मुश्किल से काफी स्थिति है। तो जो बाकी 25 लाख करोड़ जैसे मैंने आपको बताया, तो फर्टिलाइजर्स पे आपकी सब्सिडी बहुत बढ़ गई है इस बार, 2.25 लाख 2.5 लाख करोड़ के आसपास की फर्टिलाइजर का। जितना आपने बजट में प्रावधान किया था उससे फूड सब्सिडी आपकी ज्यादा है। आपकी बाकी सब्सिडीज जो हैं, और इसके अलावा ऑयल सब्सिडी भी इस बार फिर वापस से आ रही है। आपके और जो खर्चे हैं उनमें कहीं कोई इतनी कमी आती नजर नहीं आ रही है।
तो कुल मिला के आपके खर्चे बढ़े, दूसरी तरफ आपकी आमदनी भी बढ़ी है। टैक्स रेवेन्यू जो है वो बेहतर आई हैं पहले हाफ में, अगर देखें आप कॉर्पोरेट टैक्स भी बेहतर आए हैं, इनकम टैक्स में भी बेहतर गति आई है, जीएसटी में भी बेहतर गति नजर आई है पहले 6 महीने में। लेकिन इन तीनों चीजों में अगर आप आगे के 6 महीने देखें तो उतनी उत्साही स्थिति नजर नहीं आती है। जीएसटी जीएसटी करीब करीब प्लेट्यू हो गई है, अगले 6 महीनों में उसकी ग्रोथ रेट काफी कम हो जाएगी, साल में बढ़ेगी कुल मिला के साल के इसी इफेक्ट से, बट उसकी ग्रोथ आने वाले 6 महीने में आपकी कम हो जाएगी। कॉर्पोरेट टैक्स में आपने देखा कि सितंबर में जो जमा हुए हैं एडवांस टैक्सेस, उसके हिसाब से भी इंडिकेट नजर आ रहे हैं। इसी तरह से जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स हुए हैं सेकंड क्वार्टर में, उसमें भी अब गिरावट आने लगी है, उसका इफेक्ट फिर आपका इनकम टैक्स पे भी पड़ेगा। तो टैक्सेस में ग्रोथ तो होगी, मे बी 1.5 से 2 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़ मैक्सिमम आपके खर्चे भी करीब करीब उतने या उससे ज्यादा आपके बढ़ जाते हैं। हर व्यक्ति की जो ज्यादातर जॉब के कंसर्न है, जॉब क्रिएशन को लेकर कंसर्न है, तो अब उम्मीद है कि इस बजट में ऐसा कुछ हो सकता है कि जिससे जॉब के नए एवेन्यूज तैयार हो। सरकार ने पिछले अपने बजट में ऐसे तमाम प्रयास किए हैं जॉब क्रिएशन को लेकर, जो काफी हद तक कुछ हद तक सफल भी रहे हैं, कुछ जॉब क्रिएशन हो भी रहा है। लेकिन अभी जॉब मार्केट में जिस तरह की डिमांड है, उस तरह का जॉब क्रिएशन शायद देखने को नहीं मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जॉब क्रिएशन को लेकर सरकार कोई नए ऐलान या किस तरह की कोई नई गुंजाइश है, कोई नई संभावनाओं पर भी बजट में अपने उसको लाएगी? तो सरकार की जो जॉब क्रिएशन की स्ट्रेटजी होती है वो 4 चीजों पे आधारित होती है। एक तो आप अपने एम्प्लॉइज की संख्या बढ़ाइए, जैसे सरकार इस बार कोशिश कर रही है कि भाई हम 1 मिलियन नए एम्प्लॉइज लगाएंगे, करीब एक अपॉइंटमेंट ऑर्डर वगैरह भी इशू कर दिए हैं। एक तो ये होता है कि आप अपने एम्प्लॉइज की संख्या बढ़ाएं। दूसरा, आप प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए कुछ कार्यक्रम, जैसे कि आत्मनिर्भर वेजेस वाली योजना चलती है जिसमें सरकार पीएफ वगैरह के लिए पैसे देती है, और भी कुछ कार्यक्रम होते हैं जिसमें सरकार पैसे देती है और प्रोत्साहन देने की कोशिश करती है। तीसरा हमारा ये रहता है कि जो सरकार अपने एक्सपेंडिचर कार्यक्रम के माध्यम से जॉब क्रिएट करती है, जैसे हमने बात की कि सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जब वो खर्चे होते हैं, रोड बनती है तो एम्प्लॉयमेंट आता है। और चौथी जो स्ट्रेटजी होती है वो ये रहती है कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के कार्यक्रम एज ए सेफ्टी वॉल्व चलाते रहें, जैसे मनरेगा की बात हम करते हैं या इस तरह की। इन 4 स्ट्रेटजीज पे ही सरकार का एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान केंद्रित रहता है। बट इन सब में बहुत ज्यादा जॉब क्रिएशन नहीं होता देश में। रियल जॉब क्रिएशन जो है वो अगर प्राइवेट सेक्टर में गतिविधि बढ़ती है, उत्पादन बढ़ता है, तो वहां पे ही लोगों का एम्प्लॉयमेंट होने के बाद, अगर आज आप देखें कि हमारे देश में तकरीबन 45 करोड़ से 50 करोड़ लोग अगर एम्प्लॉयमेंट मार्केट में हैं, 45 करोड़ के करीब, तो सरकार के तो सारे कार्यक्रमों में मिला लीजिए, राज्यों के भी मिला लीजिए, तो भी 2 करोड़ भी नहीं होते। आप उसमें 10% की वृद्धि कर देंगे तो 10-20 लाख और बढ़ा पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे। सही बात। वहां पे बड़ा मिनिस्क्यूल असर पड़ता है। इसलिए सरकार से ये अपेक्षा रखना कि वो अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, खर्चों के माध्यम से एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा देगी, ये अपेक्षा देश के लिए उचित नहीं है। सरकार को करना वो चाहिए कि जिससे प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़े। सर, आपने बड़ी ही बेबाकी से अर्थव्यवस्था के हालात, बजट की उम्मीदें, जॉब क्रिएशन, ग्लोबल इकोनॉमी के हालात, इन तमाम मुद्दों पर बड़ी ही बेबाकी से अपनी राय रखी और आपने हमको अपना कीमती वक्त दिया। इसका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बजट नहीं आशा की अगली कड़ी में हम फिर एक बार मिलेंगे किसी खास मेहमान के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।